नमस्ते, you're most welcome to the channel एनालिटिका आयुर्वेदा। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग फ़ोन भी कर दे रहे हैं, कुछ लोग मिलते हैं तभी भी कहते हैं, और कुछ लोग कमेंट्स में भी डालते हैं जो कि पब्लिक है कि इस पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। अभी तो सारे गजट्स पे ही वीडियो बनाने के लिए बातें आ रही हैं कि जो 28 दिसंबर का गजट आया है प्रैक्टिशनर्स के लिए, उस पर ज़रा और स्पष्ट करिए। फिर आया कि नहीं 20 फरवरी को एक आया है, उस पर करिए। तो भाई देखिए, गजट्स पे तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, निश्चित रूप से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा एकेडमिक असाइनमेंट्स और इतनी व्यस्तता चल रही है कि ये सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ना होता है, चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, हर एक चीज़ को चिंतन मनन करना होता है। लेकिन अगर जब गजट सामने होता है ना, तो लीगल भाषा होती है और फिर उसमें अपनी भाषा को भी लीगल फ्रेम में ही रखना पड़ता है। अपनी भाषा को भी, गजट को एक्सप्लेन करने में लीगल फ्रेम में अपनी भाषा को भी रखना होता है। दोनों का महत्व आप समझिए। तो और फिर उसकी जो पेरीफेरी में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं गजट्स के, तो उसमें भी बात करनी होती है। इसलिए अभी गजट्स को मुझे लगता है कि 10 दिन तक मैं नहीं टच करूंगा, क्योंकि मैं अब देखिए यही है, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं 11 मार्च से आपकी सेवा में रहूँगा, लेकिन अभी फिर एक निमंत्रण है इटरा जामनगर से 11-12 मार्च के लिए। तो यदि मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अभी प्लस माइनस चल रहा है कि कितना किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये है कि महीने में 1 या 2 इन्विटेशंस लेने हैं। तो 1 मार्च को मैं जयपुर में हूँ और फिर 12 मार्च को यदि मैं जामनगर पहुँचूँ तो अपने ही बनाए नियमों का थोड़ा सा तो उल्लंघन होता है। लेकिन फिर भी जामनगर तो जामनगर है और उम्मीद है कि जाऊँगा। लेकिन हाँ, फिर मार्च में और कोई नहीं लूँगा, और अप्रैल ऑलरेडी बुक है बंगलौर के लिए। चलिए शांत। प्रश्न ये है कि, तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि 10 मार्च को मैं जब कह रहा था कि मैं आपसे FSSI के थ्रू शुरू होऊंगा, वो भी डिलेड होगा। लेकिन चलिए, लंबा समय है हम लोगों के पास, और आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं भी थोड़ा सा स्वस्थ रहूं, तो हम लोग लंबी बातचीत करते रहेंगे। आइए, अचानक, जी हाँ अचानक, मैं इस समय जयपुर की तैयारी कर रहा हूँ। 1 मार्च को मुझे वहाँ रसशास्त्र के 30 शिक्षकों के बीच अपनी बात रखनी है, यानी कि CME हो रही है। आज उसका उद्घाटन हो गया होगा और शुक्रवार को मुझे दायित्व दिया गया है कि मैं वहाँ पर अपनी बात रखूँ। मुझे स्नेह कल्पना और कुपीपको रस 2 दिए गए हैं। 2 लेक्चर्स होते हैं CME में, आप जानते हैं अच्छे से। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, और मेरी टीम इसमें मेरा बहुत सहयोग करती है। पहले तो मैं सब कुछ अपने आप ही करता था, लेकिन अब अपने व्यस्तताओं और स्वास्थ्य कारणों से मुझे सहयोग लेना पड़ता है। तो मेरे PG PhDs भी बट करके इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका भी ज्ञानवर्धन तो होता ही होता है। समसामयिक चीज़ों पर भी बराबर नज़र रहती है हमारी। तो आज के जब मैंने अपने गूगल अलर्ट पर देखा तो मुझे सारी खबरें बड़ी उत्साहजनक दिखीं, इतनी उत्साहजनक कि मन प्रसन्न हुआ। क्या? ऑनरेबल CGI का रेफरेंस अभी चल ही रहा है, जो उन्होंने बोला है वेलनेस सेंटर के उद्घाटन पे अभी पिछले 22 फरवरी को। तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। कल झज्जर में योगा अनुसंधान केंद्र और पुणे में नेचुरोपैथी का। इधर खबर आई कि माननीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने पंचकर्म सेंटर का उद्घाटन किया। बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ आयुर्वेद में आयुषमय वातावरण है। फिर भी विषय का विद्यार्थी होने के चलते, यानी कि रसशास्त्र में भेषज कल्पना विषय का विद्यार्थी होने के चलते अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना अपने 2nd लेक्चर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक स्लाइड बनाई जाए और उस गाने के तर्ज पर
क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। तो क्या यही आयुर्वेद है? हाँ यही आयुर्वेद है। या एक दूसरा भी किया जाए कि क्या यह भी आयुर्वेद है? हाँ यह भी आयुर्वेद है। दोनों दो रेफरेंसेस हैं। चिकित्सा कर्म, पंचकर्म, योग, नेचुरोपैथी, अभी आया कि टॉप हॉस्पिटल्स, मोस्ट इक्विप्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर्ड and with state of art facilities, hospitals are being inaugurated for the Ayurveda in particular and in the larger canvas for the Ayush systems. बहुत अच्छी बात है, ज़रूर इस पर काम होना चाहिए। मगर क्या यही आयुर्वेद है? ये आयुर्वेद है, लेकिन इसके सपोर्ट में क्या क्या है? तो इसके सपोर्ट में औषधि विज्ञान है। तो औषधि विज्ञान का तात्पर्य हुआ कि हमारी रस औषधि, हमारी काष्ठ औषधि, हमारे अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो हमारे आयुर्वेदीय हर्बल प्रिपरेशंस, बॉटेनिकल्स। अरे इस पर तो फिर से एक नया वीडियो ही बनाना पड़ेगा कि हर्बल्स क्या है, बॉटेनिकल्स क्या है, फाइटो फार्मास्यूटिकल क्या है। थोड़ा एक एक करके चलेंगे। या उधर चलते हैं तो हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस, हर्बो मिनरल मेटालिक प्रिपरेशंस, हर्बो मिनरल मेटलो ऑर्गेनो बायो प्रिपरेशन, क्या क्या नाम लोगों ने दे रखे। कुल मिला के रस औषधि। और इधर काष्ठ औषधि, वो पुरानी वाली ही डिवीज़न सबसे अच्छा है। तो ये जो अस्पताल है और ये जो चिकित्सा कर्म है, इनमें आयुर्वेद में जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, तो उसमें जो दूसरा वाला है औषधि, उस पर सरकार कितना ध्यान दे रही है, उस पर कितना बजट आ रहा है, उसके क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, कितने इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। हकीकत ये है, मुझे यह कहना ही चाहिए और मैं कह भी रहा हूँ कि इवन जो हमारे विषय के लोग हैं, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, उनका भी ये लड़ाई जारी है कि रस चिकित्सा के लिए, और सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। दूसरी है कि नहीं, हम संपूर्ण आयुर्वेद चिकित्सक हैं, ठीक है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये औषधियों के क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर पर, स्टैंडर्डाइजेशन पर कौन सा विषय आयुर्वेद का काम करेगा? प्रश्न है ना। अब आप कहेंगे कि भाई बी फार्मा आयुर्वेद, एम फार्मा आयुर्वेद का कोर्स तो चल ही रहा है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक भी नाइपर जैसी संस्था आयुर्वेद के फार्मेसी कोर्स के लिए अस्तित्व में नहीं है। नाइपर हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जैसे कि एमबीबीएस में, मतलब मॉडर्न के लिए एम्स का एक कैटेगराइजेशन है कि सबसे हाईएस्ट, इंजीनियरिंग में जैसे आईआईटीज़ हैं, मैनेजमेंट में जैसे आईआईएम है, उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल डिग्रीज़ में नाइपर का पोजीशन है। अब आयुर्वेदीय फार्मास्यूटिक्स के लिए नाइपर जैसी कोई संस्था आज की तारीख में नहीं है। अच्छा, अब बीएचयू से शुरू करें तो सेल्फ फाइनेंस क्या हाल है, मैं बयान नहीं कर सकता। जामनगर चलें तो इटरा का पार्ट हो गया है, और एक बहुत अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का पार्ट है फार्मेसी का कोर्स। वहाँ कितना डेवलपमेंट हो रहा है मैं समझ सकता हूँ कि संतोषजनक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उस सेटअप में काम चल रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चाहे प्राइवेट चीज़ बुरी नहीं है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस प्राइवेट के द्वारा ही हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब कुल मिला के गिनी चुनी संस्थाएं हैं जो उंगलियों पर आप गिन लीजिए, और डबल डिजिट में नहीं है। तो मुझे ये प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, सबसे है, जितने भी आयुर्वेद के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे है कि आयुर्वेद का विकास, जिसको कि आप वैश्विक कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों से होगा जो आज सरकार कर रही है, जो अभी मैंने गिनाया। लेकिन सरकार को ये भी देना होगा
कॉरपोरेट को ये भी देखना होगा, आयुर्वेद के स्टेक होल्डर्स को ये भी देखना होगा कि औषधि के क्षेत्र में भी उसी तरीके से कार्य हो। आज अगर कन्वेंशनल सिस्टम या बायोमेडिकल सिस्टम इस आगे है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए बढ़ता जा रहा है कि उसकी मेडिसिन की धारा और फार्मेसी की धारा दोनों अलग अलग डेवलप हुई। अभी हम लोग सब एक साथ किए पड़े, पहले वो भी एक ही थी, लेकिन उन्होंने दूरदृष्टि दिखाई, मेडिसिन को अलग किया, फार्मेसी को अलग किया। फार्मेसी में नाइपर्स आए, मेडिसिन में एम्स आए, और एक से बढ़कर एक फार्मेसी के कॉलेजेस रहे। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मुंबई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एक से बढ़कर एक फार्मेसी के कॉलेजेस रहे जिन्होंने कि कंट्रीब्यूट किया। और सबसे पहला नाइपर, जहाँ तक मुझे पता है, SAS नगर का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुझे आज कि जो मैंने देखा सब कि क्या क्या उद्घाटन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं से एक हल्की सी खबर आती है कि CCRS की झांसी यूनिट, ग्वालियर यूनिट और कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति सेंटर चेन्नई या कलकत्ता की यूनिट CCRS की, ये 4 जगह ये ड्रग के ऊपर काम कर रही हैं। क्या ये सफिशिएंट है? वेदर इट इज़ सफिशिएंट? फिर आप कहेंगे कि PCISMH कमला नेहरू नगर गाजियाबाद काम कर रहा है, फार्माकोपियल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। क्या वो सफिशिएंट है? उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है? मेरा उत्तर एकदम से स्पष्ट है, नहीं। चाहे वो झांसी यूनिट हो, चाहे ग्वालियर यूनिट हो, चाहे कोलकाता की यूनिट हो, चाहे चेन्नई की यूनिट हो, और चाहे PCISMH का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप तब तक आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण या आयुर्वेदिक औषधियों की मानकीकरण क्या, सब कुछ पूरी पैराफिनेलिया, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, PK, PD, सब कुछ, जब तक एक आप नाइपर जैसा इंस्टीट्यूट, उसके बाद आपने एम्स की तरह से अय्या दिया ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद तो दिया ना एम्स की तर्ज पे, तो नाइपर में क्यों देर हो रही है? आयुर्वेदीय B फार्मा एवं फार्मा आयुर्वेद के कोर्स की तरह से एक नाइपर आना चाहिए, और जब तक नाइपर आयुर्वेद का नहीं आएगा, आप एक एक यूनिट में अगर बैठे हुए हैं, हमने एम्स में सारे से, हाँ अभी राजकोट में इंटरव्यू हुआ, रायबरेली में होने जा रहा है, गुवाहाटी में हुआ। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि सब जगह इंटरव्यूज़ हो रहे हैं एम्स में? भाई पता चलता है, लोगों से संपर्क होता है, लोग एक्सपर्ट्स के नाम पूछते हैं, कहना भी असमर्थता भी व्यक्त करनी पड़ती है कि नहीं, अब निजी स्वास्थ्य कारणों से मैंने ट्रैवल करना बहुत बंद कर दिया है, एकदम से 1 या 2 लेता हूँ बस महीने में, तो पता रहता है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो क्योंकि संपर्क में एक भाई है, तो लोग बातचीत करते रहते हैं। तो सवाल ये है कि उससे नाइपर में एक हर्बल यूनिट हो जाने से थोड़ा ना विकास होगा, और एक आपको बहुत बड़ा ट्रेजर है जिसको कि आप रसौषधि कहते हैं, जो मोस्ट अटैक्ड भी है इस समय, यस, और वो ट्रेजर भी है, उसके बराबर की कोई चीज़ अभी तक विश्व में नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि रसास का नमक खाता हूँ। जिन्होंने अपने ऊपर उपयोग किया है, जो उपयोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनसे जाके मिलिए ना, उनसे पूछिए कि उनके कौन कौन से बीमारियाँ ठीक हो गई बेहतवाद चिंतामणि रस खाने से, उनके क्या क्या उनके ऊपर शास्त्रीय औषधियों का नाम लें, चाहे धूत पापेश्वर के प्रोडक्ट्स का नाम लें, चाहे डाबर के प्रोडक्ट्स का नाम लें, या अभी कुछ और भी रसौषधि के क्षेत्र में जो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अपने स्वयं की औषधि बना करके इलाज कर रहे हैं, बहुतों का नाम मैं ले सकता हूं, और आप सब उनको जानते हैं। तो प्रश्न क्या है कि ये जो आपका एक ट्रेजर है रसौषधि का, उस पर आप काम करने को नहीं तैयार हैं, उस पर आप बात करने को नहीं तैयार हैं। हाँ, ये भी मैं कह सकता हूँ कि उस पर बात भी सुनने को नहीं तैयार। कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमको कास्ट औषधि को लेकर ग्लोबल हो जाने दीजिए, हम रसौषधि बाद में पूछेंगे, हम रसौषधि बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे तो पोटेंसी कहाँ बचेगी कि आप बाद में देखेंगे? आप उस पर, हाँ, ये बिल्कुल निरापद है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर रसौषधियों के साथ छेड़छाड़ की गई, उनके साथ अगर ईमानदारी नहीं बरती गई, तो उनसे बड़ा जहर भी कोई नहीं है।
दे आर पैनेशिया एंड इक्वली दे आर पॉइजन टू। अब ये बड़ी शार्प लाइन है। रसौषधि अच्छे से बनी, अमृत है। रसौषधि में कहीं भी किसी भी स्टेज पर अगर थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, पॉइजन है। तो प्रश्न ये है कि रसौषधि के ऊपर टिकअप कौन लेगा, रसौषधि की कॉल कौन लेगा। और कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर, कोई भी रोरिंग प्राइवेट प्रैक्टिशनर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी रोरिंग एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट प्रैक्टिशनर जा करके देख आइए, उसका प्रिस्क्रिप्शन आपको रसौषधि न दिखे तो हमको फ़ोन करके बताइएगा कि नहीं वो रसौषधि यूज़ नहीं कर रहा है। हाँ, उसने जहाँ से रसौषधियों को वो प्रोक्योर कर रहा है, उसने स्वयं अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्रयास कर रहा है वह व्यक्ति, और निश्चित रूप से वह बधाई का पात्र है, साधुवाद का पात्र है कि वह अपने स्तर पर कर रहा है। मगर प्रश्न ये है कि ये जैसे तमाम उद्घाटन हो रहे हैं सरकार की तरफ से, फिर से नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि मुझे ईर्ष्या हो रही है। मुझे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं हो रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे करके दिखा दूँ हनुमान जी की तरह से, आप देख सकते हैं कि मुझे प्रसन्नता है कि पंचकर्म का हॉस्पिटल खुल रहा है, चिकित्सालय खुल रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ खुल रही हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन यहाँ एक डिमांड भी है, करबद्ध डिमांड है कि नाइपर चाहिए, और वो नाइपर आयुर्वेद के लिए हो, और वो नाइपर जिसमें कि रसौषधियों को भी कॉल ली जाए, और रसौषधियों के ऊपर अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एक्सरे डिफ्रैक्शन और ICPS से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यही बोलने जा रहा हूँ 1 मार्च को, मेरे ऊपर बड़े थपेड़े पड़ने वाले हैं। हाँ, अरे भाई आप खाली एनालाइज कर देते हो, और हम खुद कर रहे हैं उस काम को, और बरसों से कर रहे हैं, और सभी से ये बात उठती जा रही है कि हम बस एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस का कनेक्शन क्या है थेरेप्यूटिक एफिकेसी से, उस स्ट्रक्चर का कनेक्शन क्या है, इस पर फिर कभी एक अलग से वीडियो रसास्वानों के लिए। लेकिन बात ये होनी चाहिए, हमें स्टडी लेवल यहाँ करना है, कनेक्टिविटी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर एंड द थेरेप्यूटिक पोटेंसी। तो ये कौन करेगा? ये तो नाइपर ही कर सकता है। नाइपर, आयुर्वेद का नाइपर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तक बात तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ है सब कुछ आपका IT सेल और आपके अपने स्रोत भी। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आप आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, वह न भूत हो, भविष्य में भी अगर पता नहीं, लेकिन ना भूतकाल में तो बिल्कुल नहीं था, और आपके शासनकाल में जितना आयुर्वेद ने विकास किया वैसा कभी नहीं हुआ। अब एक ये चीज़ बस आपके सामने प्रार्थना है, आयुर्वेद के नाइपर की भी घोषणा, अब तो नोटिफिकेशन होने में बहुत कम समय है, लेकिन आप चाहें तो उसके नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन उससे पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने तीसरे कार्यकाल के उसमें एक आयुर्वेद का नाइपर तो अवश्य दीजिए, और जिसमें कि रसौषधि, काष्ठ औषधि सबके ऊपर बात हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, अभिवादन।